कमीशन ले लेंगे, एक ठेकेदार से ले लेंगे 5,000, 10,000, 20,000। मैंने तो एक फोन पे करोड़ रुपए जाते। बसपा भी सही है मेरे लिए, और रावण वाली पार्टी भी सही है। MP बने भाई, मेरे पुलिस से भी संबंध है तो बदमाशों से भी ठीक सब। एडवोकेट संजीव वर्मा का कभी चश्मा नहीं उतरता, काला चश्मा। लेकिन हम देख रहे हैं जब से आप राजनीति में आए हैं वो चश्मा गायब हो। जनता से यही कहना है कि हर गलत काम का विरोध करो, अकेले ना करो, एकजुट होकर करो। और यदि आप में एकता होगी तो गलत काम अपने आप बंद हो जाएंगे, चाहे वो ना कि भाई जो गलत करने वाले हैं उनके काम बंद करा देंगे अगर बनते हैं आप। इससे नुकसान हो सकता है। बड़ा सोच के बोलना पड़े, नहीं तो बिना गाली के मैं किससे बात भी नहीं करता। जो गलत मैसेज YS भदौरिया जी तक जागा युग, तो वे एकदम समझ जाएंगे कि किसे बचाया था। नमस्कार, आप देख रहे हैं UK भारत। और अब आपको सब पता ही है कि जिस तरीके से नगर निकाय के चुनाव की सुरबुराहट तेज होती जा रही है, तो उसको लेकर के जो प्रत्याशी है वो अपना दम दिखाने के लिए मैदान में उतर चुके हैं। और लगातार नए नए चेहरे भी आ रहे हैं, और जो पुराने राजनीतिक क्षेत्र में उतर चुके हैं वो सब आप जानते ही हैं। आज हमारे साथ स्टूडियो मौजूद है एडवोकेट संजीव वर्मा। संजीव वर्मा जी, सबसे पहले आपका एक बार स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद। आप सर, जानना चाहेंगे जिस तरीके से आपका एक राजनीतिक क्षेत्र शुरू हुआ है, क्योंकि इससे पहले आप एडवोकेट थे, लगातार जनता की सेवा कर रहे थे। अब हम जानना चाहेंगे कि राजनीति में आप क्यों आना चाहते हैं? राजनीति में तो मैं जो बाधाएं मैंने अधिवक्ता बन के महसूस करी और मुझे हुई, तो अब वो ज़्यादातर राजनीतिक लोगों के वजह से ही हुई। तो इसलिए मैं राजनीति में ही आना का मन बनाया, ताकि जो मैंने समस्या झेल ली वो अन्य अधिवक्ता ना झेलें। अच्छा, जिस तरीके से देखा जाए तो बताया जाता है कि एडवोकेट संजीव वर्मा फौज में थे, देश की सेवा करने के लिए फौज में भर्ती हुए थे, लेकिन फौज की नौकरी छोड़कर रुड़की आए थे। जानना चाहिए कारण क्या रहा? फौज की नौकरी एक हादसे की वजह से गई। कारण इस शहर को पता है, मेरे भाई की हत्या हो गई थी यहाँ पे, और उस टाइम में इस चीज़ से बिल्कुल अनभिज्ञ था कि क्रिमिनल क्या सोचता है, क्या करता है। कॉलेज टाइम में थोड़ा सा वो ज़रूर था कि मैं अपने अंदाज में जिया, लेकिन फौज में चला गया तो पब्लिक में कौन क्या सोचता है, क्या करता है, उसके बारे में जानकारी नहीं थी। उसके बाद में फिर जब वो हादसा हुआ तो फौज की नौकरी छूट गई। अच्छा, फौज की नौकरी का देखा जाता है, आप देश सेवा के लिए गए थे फौज की नौकरी में, क्योंकि क्या कहा जाता है कि इतना फौजी सामने खड़ा है तो देश की सेवा कर रहा है और उससे देश सुरक्षित भी है। उस नौकरी को छोड़ने का कारण आपका बना आपके भाई की हत्या, और उसके बाद रुड़की में ही आपने एक निवास बनाया, अपनी पहचान बनाई और एडवोकेट ही बने। लेकिन लोग कहते हैं कि एडवोकेट संजीव वर्मा क्रिमिनल है, उसकी सच्चाई क्या है? आज दर्शकों को बता दीजिए। जब हत्या हुई तो मैं फौज से आया था। अब मुझे कोई क्रिमिनल कहे या कुछ भी कह सकता है, अधिकार है। हाँ, ये बात ठीक है कि 2001 से 2007 तक का मेरा जीवन बड़ा अटपटे तरीके से कटा। उसमें मुझे लोग क्रिमिनल भी कह सकते हैं, या अगर जो किसी के साथ कोई हादसा हो तो मैं उसे क्रिमिनल नहीं मानता, अपना बदला लेना चाहिए। क्योंकि प्रशासन जो करता है वो सब लोगों को पता है, और क्रिमिनल भी इंसान है, कोई ऐसा तो है नहीं क्रिमिनल होना कोई गलत है। अगर जब वो अपनी लड़ाई लड़ रहा है तो उसे वो उन लोगों की गलती है कि वे क्रिमिनल कह रहे हैं। हकीकत क्या है वो लोग जानते हैं, और मेरी जितनी जांच हुई आज तक मैं कहीं ऐसा कोई रोल नहीं पाया कि मुझे कोई साबित कर पावे कि क्रिमिनल हूँ। लेकिन मैं तो खुद उस आदमी का पक्षधर हूँ जिसके साथ कोई हादसा हुआ। अगर जो उसने बदला नहीं लिया तो उसे जीने का भी कोई अधिकार नहीं है। अच्छा, देखा जाता है कि आप सोशल मीडिया के माध्यम से देखा जाए या फिर जनता के बीच देखा जाए, तो आपको हमने देखा है कि लगातार आप जनता के बीच जाते हैं, जनता की समस्या उठाते हैं और अधिकारियों के हमेशा आप खिलाफ रहते हैं। अधिकारियों के खिलाफ आप एडवोकेट होते हुए रहते हैं, अब राजनीति में आप आ रहे हैं, तो कैसे चलेगा आगे? नहीं, मैं अधिकारियों के खिलाफ नहीं हूँ। जो गलत अपने अधिकारों का प्रयोग कर रहा है या अपनी पावर का गलत इस्तेमाल कर रहा है, मैं उसके खिलाफ हूँ। यदि वो अधिकारी हैं तो जनता के टैक्स से पैसे से तनख्वाह ले रहे हैं वे लोग, उन्हें जनता का हित सर्वोपरि होना चाहिए। लेकिन आजकल ऐसा नहीं है, तो इसलिए मैं विरोधी हूँ।
ऐसा नहीं है कि मेरे दोस्त भी हैं, कुछ का मैं सम्मान भी करता हूँ। आज मुझे बड़ी खुशी होती है कि ज़िले में कम से कम 4-5 अधिकारी ऐसे हैं कि मैं उनका बहुत ज़्यादा सम्मान करता हूँ। कभी को मौका मिलेगा तो मैं इसका एहसास पब्लिक को भी करा दूंगा, और पब्लिक को भी करना चाहिए जो ईमानदार आदमी है। जो गलत है और कुर्सी पे बैठ के गलत कर रहा है तो देखो उसका तो मैं विरोधी हूँ भी और रहूंगा भी। गौरव जी, विरोधी होना ठीक तक लगता है, लेकिन जिस तरीके से आप, हमने देखा है कि बेल्टा प्रकट का मामला हुआ था, उसमें आप सड़कों पर भी उतरे हैं, धरने पर भी आए हैं। आखिर क्या मतलब कि ऐसी आपको स्थिति लगी है उस वक्त कि उस मामले को लेकर के धरना तक भी देना पड़ा? और उसमें हमने देखा अधिकतर जब आप लोगों ने आपसे मिले हैं तो आपने अधिकतर उसमें जो अधिकारी है या पुलिस अधिकारी है उनको गलत ठहराया था। नहीं, गलत ठहराने तो थे ही गलत। और आज भी यदि कोई अधिकारी या कोई नेता कहता है कि वो हादसा, मेरी नज़रों में जिसकी वजह से वो हादसा हुआ सबसे पहला अपराधी वो है, लेकिन उसको नज़रअंदाज करके अन्य लोगों को कोई आवाज़ ना उठा पावे, उनको दबा दिया गया, उनके साथ ज्यादती हुई, और वो हादसा होना ही नहीं था। यदि जो जहाँ था अपनी कुर्सी का सही प्रयोग करता, अपने पद का सही प्रयोग करता, तो वो हादसा होना ही नहीं था। यदि उसी हालात को आप कर दोगे तो पुलिस आपको छोड़ने वाली नहीं है। लेकिन पूरा उस टाइम का इंस्पेक्टर भी गुनाहगार है, जो जिस पे इंचार्ज था थाने का, कोतवाली का, उस टाइम का एसएसआई दीप कुमार, वो भी गुनाहगार है, क्योंकि एक मैडम थी जो चार्ज था वो ट्रेनिंग में थी, उन्हें इतनी जानकारी नहीं थी। ट्रेनिंग का मतलब ये है कि फुल जानकारी नहीं है, उन्हें सिखाने के लिए करा जाता। और सबसे बड़ा गुनाहगार वो है जो इसी रुड़की में बैठा हुआ सबसे बड़ा अधिकारी था प्रशासन का, उसमें सीओ भी है और एसपी देहात भी है। तो और जो भी हुआ वो इन 4 आदमियों के बीच से हुआ, नहीं तो एक एफआईआर नॉर्मल लिख की जानी थी। बाद में जांच में पाते वो एक्सीडेंट था तो एक्सीडेंट में कन्वर्ट कर देते, नहीं तो वो कोई एकदम ऐसा तो था नहीं कि वो हादसा हुआ, अचानक नहीं हुआ। वो जानबूझ के कराया गया, पैसे कमाने के लिए कराया गया, पैसों का लेन देन चला और बात तक चला। ऐसा नहीं है जिस आदमी, ये तो आप आरोप लगा रहे हैं कि पैसों का लेन देन, मतलब कि इस तरह कुछ हमारे सामने आया नहीं आज तक। क्यों नहीं आया? वो शुरुआती रात के जिस टाइम वो हादसा हुआ, जब से ही स्टार्ट होगी थी, और अस्पताल में भी पैसों की डीलिंग हुई कि फैसला करा दो, इतने रुपए तुम्हें दे दूंगा, इतने में दे दूंगा। अरे भाई, जब एक्सीडेंट था तो फिर पैसे की देके फैसला क्यों कर रहे? एक्सीडेंट तो एक्सीडेंट है, यानी कि वो हत्या थी। ठीक, उसे दबाने के लिए सिर्फ कुचला गया गरीब जनता, और वो इतना बड़ा आंदोलन बना। और उसमें यहाँ तक की हुआ कि जिनके चोट लगी हुई थी उनको हॉस्पिटलों को, डॉक्टरों को, और सरकारी हॉस्पिटल में मेडिकल तक नहीं कराया गया। यदि तुम गुनाहगार नहीं थे, तुम्हारा तो जनता की रक्षा करने का काम है, मित्र पुलिस कहलाती है, तो उसमें मैं खुद इस बात को बड़े उससे कह रहा हूँ कि वो 4 आदमी उसके गुनाहगार हैं। और सब तो बेचारे, देखो आदेश मिलेगा सिपाही वो करेगा, लेकिन ये 4 आदमी के हाथ में मुख्य बागडोर थी, एसपी देहात, सीओ उस टाइम के प्रेजेंट, और जी आपके क्या नाम, जो थाना इंचार्ज था, और एसआई। ठीक है, चलो, लेकिन सवाल फिर वही, धरने पर आने का कारण, चलो जो आपने मुख्य मांगे रखी थी उसमें जो जिसकी हत्या हुई थी उसकी पत्नी को नौकरी मिल गई, लेकिन जिन लोगों ने गलती, जिनकी आप निकाल रहे हैं कि भाई आप आरोप में लगा रहे हैं पैसों का लेन देन हुआ, उन्होंने गलती की है इसलिए इतना बड़ा आंदोलन हुआ, उन पर कार्रवाई क्या हुई अब तक? आप तो एक वकील भी है, आप वकील, उन पर कार्रवाई अभी नहीं होने की। मैं हाई कोर्ट गया था उस मामले में, और वहाँ पे वीडियोग्राफी भी हो रखी है, क्योंकि चीफ जस्टिस के यहाँ सुनवाई हुई थी, PIL डली थी, मेरे जूनियर के नाम पे डली थी। उसमें प्रेयर भी करी थी CBI जांच की, और उसकी रिपोर्ट लिखवाने की, तो एक रिपोर्ट तो होगी थी। रिपोर्ट होने के बावजूद भी कई जगह बरगलाया गया, ये नॉर्मल आदमी थे, इनके CBCID जांच करा दी शासन ने, और अब तो बिल्कुल साफ हो जाएगा। लेकिन सबको पता है CBCID में भी जो सिविल पुलिस है, इसी के अधिकारीगण हैं, इसी के कर्मचारी हैं, जैसा ये चाहेंगे वैसे मुड़ जाएंगे। यदि वे सच में वास्तव में ईमानदार हैं तो मैं आज भी चैलेंज करता हूँ कि CBCID की बजाय CBI जांच करा दें, और जो है या जुडिशरी जांच करा दें। मैं राजनीति में कदम भी नहीं रखने का। तो राजनीति में आने का कारण क्या लगता है? क्योंकि अगर देखा जाए तो केंद्र की बात करें या राज्य की बात करें, भाजपा की सरकार है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर इस तरह से अत्याचार हो रहे हैं और उनके नेता बोल रहे हैं और आप बोल रहे हैं, तो क्या कारण हमारा राजनीति में है आपका?
मैं बताता हूँ, राजनीति में कारण यही है आने का कि आम जनता, जो गरीब जनता है, जो पीड़ित है, उनकी कहीं सुनवाई नहीं है। पैसे वाला अगर जो कोई है तो वो तो अबे तबे से अधिकारियों से बात करता है और उसके लिए वे गेट खुला रखते हैं, चाहे जिस टाइम प्रेजेंट हो जाए। आम जनता तो बाहर गेट पे इंतजार करती रहती है, कुछ को मिल जाते हैं, कुछ को नहीं मिलते, और यदि मिल भी गए तो उनकी कोई सुनवाई नहीं हो पाती, हंस के टाल देते हैं या उनका किसी तरीके से बहला फुसला के वापस भेज देते हैं। अच्छा, देखा जाता है लोग कहते हैं कि भाई हम राजनीति में आ रहे हैं सेवा करने के लिए, आप क्यों आ रहे हैं? नहीं, सेवा तो मैं पहले से ही कर रहा हूँ, जहाँ तक जानकारी आपको भी होगी या आपको कहीं और से मिल जाएगी, या जांच के पब्लिक से पूछ लेना। लेकिन मेरा सेवा करके फोटो खिंचवाने का शौक मुझे नहीं था, नहीं तो शायद मैंने कोरोना काल में भी सोचा था, तो नहीं कह सकता, पर ऐसा भी नहीं है कि मैं मीडियम वाली रेस में ना दौड़ा हूँ। जो मेरे से हो सका उसमें भी मैंने जितना भी हो सका करी सेवा लोगों की। और आम पब्लिक भी मैं जो मेरे पास आती है तो मैं कंडीशन दिख जाती है लोगों की कैसी है, तो जो जिस स्थिति का है, कुछ से फीस ले लेता हूँ, कुछ का फ्री कर देता हूँ, कुछ के लिए जेब से खर्च कर देता हूँ। सवाल मैं वही कर रहा हूँ वर्मा जी, राजनीति में आकर क्या करना चाहते हैं? राजनीति में आके मैं उन्हें जो पीड़ित हैं रियली में वास्तव में एक तो उन्हें न्याय दिलाना चाहता हूँ। न्याय तो कोर्ट से होता है, वो तो वकील आप पहले से ही हैं। नहीं, कोर्ट तक तो पहुँचने नहीं देते ये लोग। कोर्ट तक कहाँ न्याय वाला पहुँचेगा, वहाँ तो पैसे वाला पहुँचे कोर्ट में। जो पीड़ित है वो कोर्ट तक तो मुश्किल से 25% तो आपने अभी तो बोला है कि आप पहले से ही भाई जो पैसों वाला नहीं है उसकी सेवा पहले से कर रहा हूँ, फ्री काम करता हूँ, तो न्याय तो कोर्ट देता है, कोर्ट के आप वकील हैं और आप पहले से ही फ्री सेवा भी कर रहे हैं। राजनीति में मैं पूछ रहा हूँ, राजनीति में क्या करेंगे? राजनीति में सबसे बड़ा कारण ये हुआ कि पीड़ित को थानों में सुनवाई नहीं है, तहसील में सुनवाई नहीं है। हर गलत आदमी का वहाँ काम होता है, जो सही आदमी है वो बेचारा धक्के खाता रहता है और थक जाता है। और जब उनकी सुनवाई नहीं है तो कोर्ट तक तो पहुँचते नहीं है, और यदि कोई पहुँच भी गया गलती से तो उसमें डेट पे डेट दूसरा आदमी जो पावरफुल है उनके साथ अन्याय वही आदमी ने कर रखा है, और वो वहाँ पे अपने बल धन सबका प्रयोग करता है। ये तो फिर आपने सवाल कर दिया, अगर देखा जाए तो जज पे भी सवाल खड़ा कर दिया आपने कि भाई अगर इस तरह डेट पे डेट मिल रही है, उसकी सुनवाई नहीं हो रही है, तो क्या वहाँ पर भी राजनीति क्यों चलती है क्या? नहीं, राजनीतिक आजकल अभी मैंने 4-5 दिन पहले पढ़ा, एक चीफ जस्टिस वगैरह ने कहा कि आजकल के जज भी राजनेताओं के दबाव में हैं। मैं उसकी हेडिंग भी देता हूँ आपको हमारे भी। तो भाई देखिए, एक बड़ा सवाल खड़ा कर रहे हैं जजों पर भी कि जो जज बैठा है न्याय करने के लिए, अगर उन जजों पर भी अगर राजनेता को दबाव आने लगा तो कहां से आपको न्याय मिलेगा? क्योंकि न्याय की बात करते हैं, एक आम पब्लिक जब जाती है, कहना है इनका कि जब थाने में भी जाती है तो उनकी रिपोर्ट नहीं लिखी जाती, उसको लेकर के भी इनके सवाल है। लेकिन जिस तरीके से अभी इन्होंने सवाल खड़ा किया है, बोल रहे हैं कि कटिंग भी दे देंगे कि एक चीफ जस्टिस ने कहा है कि अब जो राजनेताओं के दबाव भी जजों पर रहने लगे हैं, अगर जजों पर भी इस तरह से राजनेताओं के दबाव रहने लगेंगे तो आपको न्याय कहाँ मिलेगा? ये एक बड़ा सवाल है। हालांकि अभी मेयर प्रत्याशी क्या नाम से चुनाव लड़ रहे हैं, मेयर प्रत्याशी अभी है यहाँ पर निर्दलीय रूप से, आप जानेंगे इनसे। अगला सवाल भी हमारा आपसे ये है कि आप जब से राजनीति में आपने कदम रखा है, आम जीवन में और राजनीतिक जीवन में क्या अंतर पाया? आम जीवन मेरा सही बीत रहा था, जो मेरी मर्जी थी मैं वो कर रहा था, किसी का कोई दबाव नहीं था। लेकिन जब से राजनीति में कदम रखा है तो कुछ समस्याएं आई मेरे सामने। यह आम जनता भी ऐसी है कि यदि कोई ईमानदारी से नेता बनने की कोशिश करेगा तो जल्दी से वो नेतागिरी में कदम नहीं रख सकता। मैं कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसने कहीं नंबर 2 से कमा लिया हो, या मेरे माँ बाप बहुत बड़ा छोड़ के गए हों, या मेरा कोई बिजनेस चल रहा हो। मैं सिर्फ एक कोर्ट से संबंधित आदमी था और हैंड टू माउथ था। लेकिन समस्या आ रही है, झेल रहा हूँ, कुछ कर रहा हूँ, कुछ नज़रअंदाज कर रहा हूँ, बुरा किसी का बनना नहीं चाहता, हसरतें अपनी दिल में थाम रखी हैं, पब्लिक के लिए लड़ रहा हूँ। कुछ को शर्म आई तो थोड़ा सा कम हुआ, लेकिन वास्तविकता यह है कि कुछ आदमी शहर में क्या हर जगह ही होंगे जब मेरे सामने आए कि जहाँ 2 रुपये खर्च करने की स्थिति है, उस आदमी पे भी जिनने कभी गलत नहीं कमाया उसको भी 100 रुपये भी खर्च करवाने को तैयार है। ना जायज़ है तो कोई बात नहीं, लेकिन ना जायज़। मतलब कि आम जीवन में और राजनीतिक जीवन में कितना अंतर मानते? 50-50 या बहुत ज्यादा अंतर? नहीं, तो कम से कम 25-75 का डिफरेंस है।
75 क्या आम जीवन या राजनीतिक जीवन? जब जो अलग जीवन चला वो 75% है, जो सामने आए निकल गए या जो परेशानी देख रहा हूँ वो 75% बढ़ी है। अगर आपके सामने 75% परेशानी बढ़ गई और फिर भी आप चाहते हैं कि आप चुनाव लड़े, तो क्या मतलब क्या पॉसिबल माना जाए इसमें कि भाई आप देख रहे हैं कि आपकी परेशानियां बढ़ गई 75%, उसके बावजूद भी आप चुनाव मैदान में? नहीं तो वो तो मैं जब मेरी मौत सामने खड़ी थी मैं उससे भी नहीं हटा था पीछे। तो 75% आज 75 है, जिस दिन चुनाव हो जाएगा उसके बाद में सब खत्म हो जाएगी। आगे की जो आज देख रहा हूँ उस रास्ते को बदलवाया जाएगा लोगों का, और आम जनता को एक जागरूक करा जाएगा कि जो ईमानदारी में चुनाव लड़े उनके सामने में समस्याएं नहीं आएंगी, उन्हें लड़ना चाहिए जनता की सेवा। और जनता को भी ये सोचना चाहिए कि वास्तविकता में जो बाद में रोने से कोई फायदा नहीं कि उसने ये नहीं करा कि यहाँ जल भर रहा। अरे भाई जब तुम पहले ही उसे निचोड़ दोगे तो वो कमावेगा तो जरूर, जब वो पहले ही लुटा के चला है तो फिर कमावेगा तो जरूर। और जब वो कमावेगा तो फिर उस पर आरोप क्यों लगा रहे हैं कि उसने ये नहीं करा, उसने ये नहीं करा। तो आम पब्लिक को इस बारे में सोचना चाहिए कि यदि कोई सही आदमी है वो बिल्कुल जिस तरीके से भी जो भी उसकी क्षमता है उसके अनुसार लड़े और पब्लिक का भला करे। अच्छा, अगर देखा जाए तो चुनाव की बात करें तो आज के समय में हर कोई पैसे से चुनाव लड़ रहा है। अभी सरकार ने भी एक बजट बनाया है कि नगर निगम क्षेत्र जो है उसके अनुरूप बनाया है कि भाई 20 लाख 25 लाख 30 लाख तक का खर्च कर सकते हैं। 40 वार्ड तक 25 लाख। ठीक है, अब उस वार्ड में इतना खर्च करने के लिए सरकार बोल रही है, अगर कोई प्रत्याशी इतना खर्च करेगा क्यों करेगा? फिर अगर वो खर्च करेगा तो उसकी पूर्ति कहाँ से करेगा? नहीं, पूर्ति तो आदमी का एक अंदाज है अपना अपना कमाने का। देखिए स्टेटस तो बड़ा हो गई, मैं बहुत ज़्यादा कमा सकता था वकील बन के भी, लेकिन आपने शुरू में ही एक बात कही कि आप क्रिमिनल कहते हैं आपको लोग, तो उसकी वजह से मुझे कोई सही लोग नहीं मिल पाए। कुछ डरे हुए थे, कुछ चाहते थे मुझे यूज तो करते हैं लेकिन अपने कार्य में यूज करते हैं। मेरे साथ रह के किसी काम को करने के इच्छुक लोग नहीं हैं, तो वहाँ में माइनस रहा। नहीं तो शायद मेरे से ज़्यादा कोई नहीं कमा सकता था और ना कमा सकता। तो वो अपना अपना अंदाज़ है कौन किस तरीके से कमा रहा है। एक ये है कि मैं कमीशन लेके कमाऊँ, एक ये है कि मैं अपनी काम करके कमाऊँ या अपने जानने वालों को अपने साथ वालों को भी कमाऊँ। वो तो आदमी का अपना अपना फील्ड है। पैसे की कमी नहीं है, कमाने वाले मेहनत करने वाले की कमी है। जो मेहनत करेगा वो पैसा कमा। अच्छा, आपका ओपिनियन क्या कहता है कि बस जो चुनाव होते हैं एक आम पब्लिक के लिए, एक जो वो अपने प्रत्याशी को चुनते हैं, अपना एक जनप्रतिनिधि चुनते हैं कि जैसे कि उनके काम हो। अगर काम की बात करें तो चुनाव जो है वो किस तरह से होना चाहिए? पैसों से होना चाहिए या मान चेहरे से होना चाहिए? नहीं, ये तो जनता को देखना चाहिए जो वास्तविकता में। भाई रुड़की शहर है, मुझे भी 15-20 साल करीब हो गए यहाँ पे, तो मेरा जो करैक्टर है या मेरी जो कार्यशैली है या जो भी मैं हूँ, ऐसा तो है नहीं सबको नहीं पता, लेकिन कुछ को तो पता है। एक दूसरे के बारे में जानकारी भी लेते हैं, कहीं भी जाते हैं तो जानकारी हासिल एक दूसरे से करते हैं कि ये कैसा है। तो जिससे आशा हो और जो सही हो तो उसके साथ खड़ा होना चाहिए, जनता को भी खड़ा होना चाहिए और अपने शहर का भी विकास करना चाहिए, अपने बच्चों का भी करना चाहिए। और जो गलत काम हो रहे हैं उन्हें रोकने में सहयोग करना चाहिए उस प्रतिनिधि का जो चुन के उन्होंने भेजा है। मैं खुद कह रहा हूँ यदि मुझे चुना गया तो जहाँ मुझे ज़रूरत पड़ेगी मैं इस जनता का ही प्रयोग करूँगा। आज मैं अकेला चलता था, आज 10 आदमी हैं, कल को 100 भी होंगे, परसों को 1000 भी होंगे। और जब 1000 होंगे तो शायद मेरी सुनी भी जाएगी और मैं ज़बरदस्ती भी जो सही काम है उन्हें करवा दूँगा। क्षेत्र के मुद्दों पर भी आएंगे। आखिरी सवाल आपसे पहले आपके जो है पर्सनल पर ले लेते हैं। कहते थे कि एडवोकेट संजीव वर्मा का कभी चश्मा नहीं उतरता, काला चश्मा, लेकिन हम देख रहे हैं जब से आप राजनीति में आए हैं वो चश्मा गायब हो गया। नहीं, जो शुरू में मैंने फ़ोटो लगाए थे तो वो चश्मा लगा हुआ था, वो जनता को नहीं पता था। चश्मा का कारण था जब मैं फोर्स में था तो मैं फुटबॉल खेल रहा था, अचानक मेरी बराबर में जो विपक्षी टीम थी उसके खिलाड़ी की उंगली लगी तो मेरे अल्सर हो गया था। वो मेरठ में फिर संदीप मित्तल डॉक्टर है, 6 महीने बाद में आराम मिला। और एक आँख में मेरे जो छोटा लड़का है जो इलाहाबाद हाई कोर्ट में है, एक में 2-2.5 साल का होगा जब उसने मार दिया था। तो वो दोनों आँखों में चोट होने के कारण मैं अपनी आँखों की सुरक्षा, या तो धूल लग जा या ज़्यादा धूप लग जा या बारिश का पानी लग जा तो रेटिना में मेरे स्वेलिंग आ जाती है, जिस कारण से मैं उनके बचाव के लिए चश्मा लगा कर रखता हूँ। और अब भी मैंने डर के मारा आपके सामने उतारा, चश्मा मेरे पास था।
तो देखिए भाई दर्शकों, उसका भी आज सच्चाई आपको बता दी हमने। जो कहते हैं कि भाई एडवोकेट संजीव वर्मा चश्मा नहीं उतरता, काला चश्मा, लेकिन आज बिना चश्मे के बैठे हैं। हालांकि कहते हैं कि भाई राजनीति में आने के बाद उतरा, लेकिन ऐसा नहीं है, काला चश्मा आज भी साथ है और जो समस्या थी वो भी उन्होंने बताई है। अब आते हैं क्षेत्रीय मुद्दे पर। वर्मा जी, जानना भी ये भी चाहेंगे आपसे, किन मुद्दों को लेकर के आप चुनाव में आ रहे हैं? क्योंकि देखा जाए तो और नेताओं में और आप में रुड़की नगर निगम क्षेत्र की जनता क्या विश्वास करेगी, क्यों आपको वोट देगी, क्यों आपको चुनेगी? नहीं, जनता को एक तो यही पता, चलो आपने कहा था कि लोग क्रिमिनल समझते थे, तो टेंशन तो मैं उनकी ख़त्म कर ही दूंगा। कोई उन्हें धमकाने का नहीं, नाजायज कोई सताने का नहीं। ये तो विश्वास में उन्हें मेरे पर करना चाहिए, क्योंकि एक बार को जो ये अपने आप को सफ़ेद पोश बनते हैं, 90% गलत काम ये लोग करवाते हैं। और मैं एक अधिवक्ता होने के कारण क्रिमिनल का, मुझे सबका पता कौन क्या करवा रहा, कौन कब्जा करवा रहा, कौन किसे फर्जी पकड़वा रहा, कौन किसने एक होटल चलवा रखा, कौन यहाँ किस तरीके का धंधा कर रहा है, मैं कह भी नहीं सकता सबके सामने। सबका पता है। जब मुझे सबका पता है तो मैं या तो बंद करवा दूंगा या उनका जीना हराम कर दूंगा। तो ये एक तो नंबर 1 जनता को शायद मेरे पे इतना विश्वास भी है, आज भी मैं लड़ता हूँ उस चीज़ पे। यदि कोई मेरे पास आ जाए, अभी 150 महिलाएं थी मोमडन, उन्होंने बैंक से लोन ले रखा था, जिसने दुआया उनके आधार कार्ड पे लोन ले लिया, खुद 50,000 40,000 रुपये ले रखे, उन्हें 3-3 4-4 हज़ार रुपये पकड़ा दिए। अब एक उनमें से कोई भी पढ़ी लिखी नहीं थी, अंगूठा टेक थी। उनके पतियों की जगह उनके आधार कार्ड लेके पतियों किसी रिक्शा वाले से अंगूठा लगवाया था किसी ने। तो अब उसमें डिफाल्टर कौन हुआ? बैंक कर्मचारी हुए। और वे महिलाएं हुई 2, उनमें से एक तो जहर खा के मर गई। अरे ठीक, 1 महीना पहले जब वो मर गई, तो जब उन औरतों को पता लगा कि हमारे नाम पे 40-40 हज़ार रुपये का लोन है। दूसरी जो है कि अभी महिला का मर्डर हुआ, उसमें उससे पूछताछ हुई, उसका पता नहीं रोल था या नहीं था, वो जेल तो नहीं गई, चांदनी नाम से है। फिर मैंने जब ये मर्डर हुआ था 2 दिन पहले ही मैंने उन महिलाओं की तहरीर लिख के पहले एसडीएम साहब के पास गया, उनसे बात करी, उनसे ऑर्डर कराया, फिर थाने में दे गया। थाने में इंस्पेक्टर ने उस महिला को बुलाया, तो उसने आया अगले दिन ही मर्डर हो गया। उसमें वो इन्वॉल्व थी नहीं थी क्या है वो पुलिस को पता है, मेरा इंटरफेयर करने का कोई वो नहीं है। लेकिन ऐसा हुआ, और उन महिलाओं के साथ हुआ जो बेचारी बिल्कुल, उनमें 2-3 के तो पतियों ने पीट के छोड़ भी दी। तो वो तो मेरा आदत है, जिसका कोई नहीं उसका मैं हूँ, और काम सही होना चाहिए। फिर मुझे सामने कौन है उसकी मैं परवाह नहीं करता। अभी आपने बोला है कि भाई जो गलत करने वाले हैं उनके काम बंद करा देंगे अगर बनते हैं आप, इससे नुकसान हो सकता है आपको? नुकसान कि जिसने सोच लिया वो कुछ कर ही नहीं सकता। नुकसान तो मेरा, जिस दिन मैंने रुड़की में कदम रखा था तो अब तक मुझे मर जाना चाहिए था, 1 साल 2 साल 3 साल जीना चाहिए था। लेकिन अब तो मैं काफ़ी दिन हो गए बच ही गया, और अब तो बुजुर्ग भी हो गया। पहले वाली जितना बुलबुला मेरे में या आग पहले थी वो थोड़ी साइलेंट भी होगी, और थोड़ी घनी अब होगी जब से चुनाव का सोचा। अब बड़ा सोच के बोलना पड़ा, नहीं तो बिना गाली के मैं किससे बात भी नहीं करता जो गलत था सामने वाला। तो अब देखा जाए तो और नेताओं की तरह, और नेताओं में राम में तुलना की अगर हम बात करें तो जब से यहाँ नगर निगम बना है या नगर पालिका रहा है या नगर पंचायत रहा है, कुछ भी समझे, तो निर्दलीय प्रत्याशियों को कब्जा रहता है आज तक। तो अब क्या मानते हैं कि संजीव वर्मा निर्दलीय ही चुनाव लड़ेंगे या फिर किसी राजनीतिक पार्टी से भी संपर्क में? नहीं, देखो, निर्दलीय तो चुनाव लड़ा, निर्दलीय ही जीता, लेकिन जीतने के बाद में किसी ने एक पार्टी पकड़ ली। संजीव वर्मा पार्टी नहीं पकड़ेगा, सिर्फ व्यक्तिगत संबंध और व्यक्तिगत आदमी को पकड़ेगा जो सही होगा, चाहे वो कोई सी भी पार्टी का हो। मेरे लिए बसपा भी सही है, मेरे लिए रावण वाली पार्टी भी सही है, एमपी बने भाई, वो जनता नहीं चुना। मेरे लिए बीजेपी का वो आदमी भी सही है जो सही है, और कांग्रेस का भी। मेरा किसी से कोई विरोध नहीं है, व्यक्तिगत विरोध भी नहीं है, आदमी सही होना चाहिए, मेरी ट्यूनिंग बनेगी। तो मैं तो एक सांभर है, साउथ में सांभर बहुत खाया जाता है, मैं तो सांभर हूँ, जो जैसा होगा उसे सबको मिक्सचर मिला के जो सही है उन्हें मिला लूँगा और एक सांभर तैयार हो जाएगा। तो मैं किसी पार्टी में शायद अगर जो जीत भी गया तो दी जाएगा। अच्छा, अभी आपने एक बात कही थी कि भाई कमीशन खा के भी बड़े हो जाते हैं नेता, वैसे बड़े हो जाते हैं, लेकिन हम आपसे सवाल करना चाहते हैं कि और नेताओं की तरह, क्या और नेताओं की तरह कल संजीव वर्मा बदल जाएंगे जो आज सेवा की बात कर रहे हैं? कहीं कल वो अपनी जेब और नेताओं की तरह नहीं भरेंगे जो आपने अभी आरोप लगाया था कमीशन? चलो खैर, इस बात का तो शहर बता देगा, शहर नहीं जिला भी बता देगा।
ऐसा कोई काम नहीं, अगर जो मैं चाहूँ वकील बन के पिछले 10 साल का, 4 साल से तो मुझे बिल्कुल, 5 साल से तो बदलाव देख लिया होगा मेरे में, जो उससे पहले 10 साल है कि मैं जितने चाहूँ था मैं नेता बन के नहीं कमा सकता था, एक फ़ोन से कमा सकता था। और ऐसा कोई लेन देन नियर किसने कराया मुझे ना पता हो, या किसके पास कितने पैसे गए मुझे ना पता हो, और मैं चाहता तो आंख मीच के कमा सकता था। मैंने जब नहीं कमाया तो फिर कमीशन से क्या कमाऊंगा। आज भी स्थिति इतनी खराब नहीं है कि अगर जो मैं पहले वाला संजीव बनूं तो मैं एक फ़ोन से भी उतने कमा लूँगा जितना ये कमीशन से नहीं कमा सकते। ये कमीशन ले लेंगे, एक ठेकेदार से ले लेंगे 5,000, 10,000, 20,000। मैंने तो एक फ़ोन पे 1 करोड़ रुपए जाते हुए देखे, मेरे द्वारा लोग बाग आकर रुकते हुए देखे। उनमें से आज 1-2 नेता बन गए जिन्हें मैंने बचाया। वो दलाली कर रहे हैं आज की डेट में अधिकारियों की। अच्छा, ऐसे भी लोग हैं मेरे सामने, उन्हें खुद नहीं पता कि संजीव ने तुझे बचाया। एक इंस्पेक्टर थे भदौरिया जी, अच्छा, सुना होगा, YS भदौरिया है, शांति कुंज के पास आजकल मकान है। उनकी बिटिया की शादी थी, शादी का कार्ड देना है। उन्होंने मेरा 3 घंटे वेट करा। मैंने कहा यार कार्ड तो किसी को भी दे जाते हैं। कह ले कार्ड तो देना ही था, मेरे दोस्त पे धमकी आ रखी, उसे भी बचाना तुझे। अच्छा। आज पता लगा कि उनके दोस्त का लड़का तो नेता बन गया, और नेता नहीं दलाल भी बन गया। तो वे देखिए, तो नेता भी दलाल बन रहे हैं। तो मैं गलत नहीं बता रहा, मैंने नाम नहीं लिया, लेकिन अगर जब मेरा यह मैसेज YS भदौरिया जी तक जागा जो, तो वे एकदम समझ जाएंगे कि किसे बचाया था उन्होंने, तो किसे बचवाया था उन्होंने। और वह जो नॉर्मल आदमी है उसे बचा दिया मुझे, वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो नेतागिरी में हैं, और नेतागिरी की आड़ में वही लालाओं के नंबर दे रहे, वही धमकी दुआ रहे और वही पैसे दुआ रहे, डीलिंग भी करा रहे। अब मान लिया 50 लाख गए तो 10-20 लाख अपने आप रख लिए, 30 लाख आगे पहुंचा दिए। पुलिस सोचते था, प्रशासन सोचता था संजीव करवा रहा, चला ऐसा। ठीक, ये बात ठीक था कि मेरे संबंध सबसे है, मेरे पुलिस से भी संबंध है तो बदमाशों से भी ठीक संबंध है। मैंने अपना काम ईमानदारी से किया। अगर जब मैं नाजायज करना चाहता तो जितने पैसे मैं 5 साल में कमीशन से नहीं खा सकता, उससे ज्यादा मैं 1 महीना बहुत, और रुड़की नहीं, हरिद्वार जिले से भी ले सकूँ, देहरादून से भी ले सकूँ था, मुजफ्फरनगर से भी ले सकूँ था। ऐसा तो है नहीं कि मुझे जानते नहीं लोग या मुझे पहचानते नहीं। एडवोकेट संजय जी बोल रहे हैं कि भाई ऐसा नहीं है कि केवल अधिकारियों और नेताओं से संबंध है, बदमाशों से भी संबंध है। तो अब चुनाव जो लड़ा जाएगा वो बदमाशी से लड़ा जाएगा या नेताओं से लड़ा जाएगा? नहीं, मैंने बदमाशी के संबंध होने के बावजूद वहां अपने संबंधों का प्रयोग नहीं करा। मैंने गलत करते हुए अपने संबंधों का प्रयोग नहीं करा, ना मैंने नेताओं का प्रयोग करा, ना मैं किसी नेता की चौखट पर गया। अब पिछले 1 महीने में 2 बार बत्रा जी के जरूर गया, 3 बार। वो भी मैंने ही विधायक का सम्मान करा, क्योंकि उसने अप्रोच ऐसे आदमियों से लगवाई मिलने के लिए जिन्हें मना नहीं कर सकूंगा। मैं इतना बड़ा आदमी नहीं हूँ कि किसी को मना करूँ। मैं रिक्शा वाले से भी घर पे जाके मिलने चला जाऊंगा, वो मेरी आदत है, मैं घमंड नहीं करता। उसे मेरी जरूरत थी, कायदे में उसे आना चाहिए था, लेकिन अगर जब वो मेरे घर तक आता तो हल्ला शहर में बच जाता। अब शायद मेरा तो किसी को पता भी नहीं होगा, मैं गया नहीं गया, 2-4 रुपये उसके पिए को पता होगा। अच्छा, अभी आपने बोला है कि अप्रोच लगवाई है मिलने के लिए, क्या कारण रहा? मतलब कि ऐसा कि एक सत्ताधारी पार्टी के विधायक और अप्रोच लगा के आपसे मिलना चाहते हैं, क्या कारण है? देखो, वो मेरी ईमानदारी है, ईमानदार हूँ, ठीक, चाहूँ तो पैसे भी कमा सकूँ उसके द्वारा। वो गलत करे, मैं नहीं गलत करता, उसे मेरी जरूरत पड़ सके, आज उसे मेरी जरूरत है, ठीक। लेकिन मैं हर गलत काम का विरोधी हूँ। अगर जब मैं मिलने गया तो मैं खुद बता रहा हूँ, और मैंने जो करा और जो कहा वो भी कभी मौका मिलेगा तो मैं किसी के साथ गद्दारी नहीं करता, ना मेरी आदत। लेकिन मैंने अब से 3 महीने पहले एक बात बताई थी कि मैंने जब अनीस जेल गया था और हॉस्पिटल में फर्जी भर्ती हुआ था, वो हमने आपके सोशल मीडिया और 10,000 रुपये रोज डॉक्टरों को दिए जा रहे थे उसे फर्जी भर्ती रखने के लिए। उस टाइम पे मैंने क्लियर सबको बताया था, मीडिया के सामने भी कहा था कि मैंने कोई इंस्ट्रूमेंट ऐसा नहीं है जो मैंने खरीद ना लिया। तो वो लापरवाही उस आदमी की है कि वो मुझे चेक नहीं कर रहा। अगर जो कोई मेरे से बात कर रहा है गलत आदमी और मेरे से समझौते की सोच रहा है, तो वो उसकी गलती है।
कि वो मुझे चेक नहीं कर रहा। आपने भी क्या कहा पता है जितनी कि वार्ता हुई हो मेरी पे सारी की सारी कैच हो, आपने भी कहा है लेकिन कि मैं ब्लैकमेल नहीं करने वाला। हाँ, मैं समझ रहा हूँ आपकी बात, लेकिन मैं दर्शकों को बता रहा हूँ और उनसे वो भी आपकी मतलब की बात को सुन करके अपने कमेंट में आपकी जो प्रतिक्रिया जरूर देंगे। लेकिन जिस तरीके से आपने कहा है कि प्रदीप बत्रा जो कि सत्ताधारी पार्टी के विधायक विधायक है है भाई, और हमारे- तीसरी बार के विधायक है, जी। आप कह रहे हैं कि वो गलत करते हैं, आप गलत नहीं कर रहे हैं, ऐसा क्या मतलब कि कुछ तो उनके गलत का मैं विरोधी हूँ। उनका कहना है कि तू बीच में से हट। अच्छा, यानी कि आपने कहीं ना कहीं जो दाल काली है या दाल में काला है, नहीं, कुछ दाल- ऐसा पकड़ा है क्या? पकड़ नहीं रखा वो, उन्हीं का तो पीआरओ था जो जेल में भेज रखा है। एक तो वही मामला टंगा हुआ है और भी एक दो चार। ठीक, अब भाई उन्हें तो देखो किसी का डिस्प्यूट हो तो बत्रा जी की पत्ती कर लो, डिस्प्यूट खत्म हो जाएगा। लेकिन मेरा डिस्प्यूट तो है ही गलत आदमियों से, तो बत्रा जी उसमें वो तो भी उनका तो मेरे से व्यक्तिगत, जब मैंने उनसे कहा था उन्होंने कहा मैं तो बिजनेस मैन हूँ भाई। मैंने कहा जब बिजनेस मैन है तो फिर बिजनेस ही कर लो, फिर नेतागिरी छोड़ दो। सच में जो कह रहा कहा से पूछ लेना आप जाके। लेकिन मेरा कोई लड़ाई नहीं है, जंग नहीं है, सिर्फ एक गलत का विरोध करने की मेरी आदत है। और मैं खुद कह रहा कि आज मैं अकेला हूं तो कल को 10 संजीव पैदा होंगे शहर में, मैं ऐसी नौबत जरूर कर दूंगा, 10 से 100 भी होंगे, और जितने वे बढ़ेंगे तो उतनी वही मेरी कमीशन भी होगा और वही मेरी कमाई भी होगी। और जितने साथी जितने दर्शक देख रहे हैं, बात को समझना जो कहना चाहते हैं, जो एक अभी तक एक एडवोकेट है और प्रत्याशी है, मेयर प्रत्याशी नगर निगम रुड़की के लिए, लेकिन जो एक व्यक्ति जो राजनीति में आया है और एक सत्ताधारी पार्टी के विधायक पर भी सीधा सटीक तरीके से बोल रहा है, आप खुद समझिए कि उनकी जो मानसिकता है वो जनता के प्रति कैसे रहने वाली है। आप जानना चाहेंगे क्योंकि निगम में मेयर भी रहे हैं 2, उससे पहले चेयरमैन भी रहे हैं, ऐसा क्या देखा है रुड़की क्षेत्र के अंदर जो उन्होंने किया नहीं और आप करना चाहते हैं? देखो, मेरा वकालत से मतलब था, उस फील्ड का मैं मास्टर हो चुका था। मेरे भाई की हत्या हुई, मैं उसमें लगा, बदला लेने की बिल्कुल फुल मूड में इस रुड़की में कदम रखा था। वो ईश्वर ने साथ दिया, कुछ दोस्तों ने साथ दिया, मैं अपनी मंजिल पा गया, फिर वकील बन गया। वकालत के पैसे को इसलिए चुना क्योंकि मुझे क्राइम पे पीएचडी करनी थी, और शायद वो मैंने पहले 2 साल में ही 2010 तक पूरी कर ली थी। ऐसा कोई क्राइम नहीं हुआ जो क्राइम हुआ शहर में, नहीं जिले में भी, मेरे पास कोई अधिकारी आके मीटिंग ना करे। ठीक, मुखबर में बन नहीं पाया। जब ज़्यादा मेरे पे दबाव आया तो मैं कहता हूँ मुझे पुलिस में भर्ती कर लो भाई, तुम होमगार्ड में ही रख लो, मैं तुम्हारे काम आ जाऊँगा। नहीं तो मुझे अपने अंदाज में जीने दो, अपने अधिकारियों को और अपने कर्मचारियों को सुधारो। अगर जब ये सही हो जाए तो क्राइम 50% खत्म हो जाएगा। ऐसा कौन सा काम जो क्राइम हो रहा है इसमें बिक्री, किसी नहीं पता कहाँ बिक्री, मंथली जारी बंद कर, शराब बिक्री किसी नहीं पता कौन बेच रहा, छट्टा खिल रहा किसी नहीं पता, महीना जा रहा बंद के। जब पता है तुम्हें और अखबार में निकाल रहे कि मित्र पुलिस, क्राइम खत्म हो जाएगा, तो कहाँ से हो जाएगा भाई? जब तुम्हारा बंधा हुआ है, मंथली बंदी हुई है, फिर पब्लिक को क्यों दिखा रहे हैं कि हम कुछ पकड़ रहे हैं? फॉर्मेलिटी में 1-2 को जेल भेज दिया, बात खत्म होगी। जब छोटे क्राइम होंगे तो बड़े क्राइम की उत्पत्ति भी होगी वहां से। आज कोई बिजनेस मैंने भी नंबर 2 कर दिया शुरू, आपने भी कर दिया। जब शुरुआत करी जब तो ठीक चलेगा, जब हम दोनों में कंपटीशन होगा तो तुम मेरी हत्या करवाओगे, मैं कराऊंगा। भाई किसी चीज पे अपना वर्चस्व बनाने के लिए लड़ाई होती है। एक ये रेलवे स्टेशन पे ट्रेन से माल आता था, एक छोटा सा काम हुआ, एक साथ शुरू हुआ। एक राजकुमार जी थे जिनका आज होटल बन गया, एक राणा था जो मर गया, राजकुमार ने हत्या करवा दी, राजकुमार जेल भी नहीं गया, सबको पता। मैं क्लियर कह रहा, मेरे पर आरोप लगा कि मैंने 1 लाख रुपए लेके एक आदमी को छुड़ा दिया। उस टाइम पे एसएसपी दाते साहब थे, उन्होंने मेरी जांच उठा दी, जबकि वो 1 लाख रुपए मैंने नहीं लिए राजकुमार को छोड़ने के लिए। राजकुमार उस टाइम के इंस्पेक्टर ने लिए थे, आदेश जी हैं, वो आज भी रुड़की रहे हैं शायद आवास विकास की तरफ। ये तो चलो हम मान रहे हैं भाई, तो जैसे आरोप लगा किस पे? मेरे पे। जैसे आप आरोप लगा, अगर जब वो काम सही होता, नंबर 2 का काम वो बंद करवा दिया जाता पुलिस द्वारा और मंथली ना ली जाती, थाने की मंथली बंदी हुई थी, तो वो हत्या नहीं हो गई थी। बस हत्यारों ने एक ही काम सही करा कि वो उत्तराखंड में ना करके यूपी बॉर्डर पे कर दी। ठीक, तो भाई देखिए, जिस तरीके से देखा जाए तो आरोप प्रत्यारोप का तो सिलसिला चलता आता है, लेकिन अब जो है
चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, चुनाव पर ही हमारी बात चल रही है। मेरा सवाल आपसे ये था, घूमकर फिर वहीं आते हैं, कि निगम के अंदर पहले चेयरमैन भी रहे हैं यशपाल राणा जी, मेयर रहे हैं, निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में ही चुनाव लड़े थे गौरव गोयल और मेयर रहे हैं। अब आप भी निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में, और आपके सामने सत्ताधारी पार्टियों के और अन्य पार्टियों के भी प्रत्याशी सामने होंगे। रुड़की क्षेत्र के अंदर ऐसी क्या समस्या है, मूल समस्या है, जो आपको दिखती है और जिनका निराकरण होना चाहिए तो आज तक नहीं हो पाया? देखो, एक मेरी राय में सबसे पहले तो जो अधिकारी रुड़की में हैं, वो तहसील के अधिकारी हों चाहे प्रशासन के हों, दोनों ही थाने के भी हैं। तो जब उन्हें इस बात का विश्वास होगा कि हमारी साथ भी कोई खड़ा है हमारे लिए लड़ने के लिए, तो शायद आधी समस्या तो वहाँ खत्म हो जाएगी। क्योंकि वे दो काम सही, दोनों से बहुत कुछ होता है। अगर जो किसी कोई पीड़ित है वो थाने में पहुँचेगा, और किसी के साथ कोई गलत कर रहा है, कब्जा कर रहा है कुछ है, तो वो तहसील में पहुँचेगा। वहाँ एसडीएम भी है, तहसीलदार भी है और भी है, पटवारी कानून भी है। जब उन्हें दिखाई देगा कि हाँ मेरे साथ कोई खड़ा है, और यदि मैं इस गलत काम में को नहीं करने का, तो मेरा ट्रांसफ़र नहीं होने का, जिस दिन वो डर खत्म हो जाएगा तो कुछ तो वहाँ से काम सही होना शुरू हो जाएगा। ठीक है। फिर उसके बाद में कानून व्यवस्था भी सही होगी। तो ऐसी भी अब रही निगम की बात, निगम में अधिकारी हैं, कोई सा मेयर इंजीनियर या वो नहीं था, उसे नहीं पता कि सड़क में क्या रेस हो है, मुझे भी नहीं पता क्या लगना चाहिए। वो एक निगम के अधिकारी बताएंगे, जो जेई होगा जिसके हाथ में। बिल्कुल। जब उसे पता लगेगा कि मैं खुलेआम कर रहा हूँ, जो काम कर रहा हूँ, मेरे पीछे एक आदमी है, मुझे कोई ठेकेदार धमकी नहीं देने का, या कोई गुट बना के मुझे दादागिरी नहीं दिखाने का, मेरे बच्चे सेफ हैं, मैं सही काम कर सकता हूँ, ठीक, तनख्वाह मिल रही सबको। और ऐसा भी नहीं है कि मैं इतना बड़ा भक्त हूँ कि मेरे कहने से सब खाना छोड़ देंगे, कमाने का मौका छोड़ता नहीं जैसे जहाँ मौका लगे। लेकिन रास्ते बहुत है, पब्लिक का नुकसान नहीं होना चाहिए। कब मुझे कोई आपत्ति नहीं, कौन कहाँ क्या होगा, पब्लिक का नुकसान नहीं होना चाहिए, जनहित में कोई सब काम होने चाहिए। अब सड़क बन रही तो उसके पैमाने पे बन जाए, जो बना रहा है वो कमाने के लिए बना रहा है, और जब वो कमा रहा है तो किसी ना किसी अधिकारी पर हाथ रख के चलेगा, नहीं तो वो 100 कमी काटेगा। आज की डेट में तो तुम अपना प्राइवेट मकान भी बनाओ और किसी मिस्त्री को लगा दो और खुद लकड़ी खरीद लाओ, और वो क्वाड बनाने वाला मिस्त्री भी कमी काट देगा जब तक उसे कमीशन नहीं मिलने का। आप देख लेना, पत्थर वाले पे जाओगे तो पत्थर में कमीशन, हर चीज में। जब प्राइवेट सेक्टर में ही वो स्थिति है तो सरकारी में तो और बुरी हालत है। तो थोड़ा नजरअंदाज तो चलता है, लेकिन बिल्कुल ही एकदम मामला खत्म हो जाए वो गलत है। कि नाला खुद गए, नाले की सफाई हुई नहीं, 1 फुट सफाई करवा दे, मिट्टी ले ली, वो कर्मचारी कर रहे 100 काम, तनख्वाह 500 की, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। अच्छा भाई, ये भी देखो एक सवाल खड़ा हो रहा है, और सवाल की हम बात करें तो जिस तरह से उन्होंने कहा है कि भाई कहीं ना कहीं गलत काम हो रहे हैं, तो उस पर भी शायद नकल कैसे जाएंगे अगर ये मेयर बनते हैं। लेकिन हम बात कर रहे हैं, अगर रुड़की शहर की हम बात करें तो रुड़की शहर में हमने देखा है अधिकतर जब बरसात आती है तो निगम जो है नालों की सफाई कर देता है। उसके बावजूद भी अगर देखा जाए तो जल भराव की जो समस्या है वो आज तक किसी पे सही नहीं हो पाई भाई। तो आपने कोई उसका कुछ बनाया है या किसी से कोई बातचीत करी है कि इसकी समस्या का समाधान कभी हो पाएगा? मैंने अभी बताया कि आपने कहा नालों की सफाई की जाती है, वो सफाई वास्तव में ईमानदारी से नहीं की जाती। पैसे निकाले जाते हैं, कुछ कर्मचारी में थोड़ी घनी सफाई कराई उसको बांट दे और खाए जाते हैं। अगर जो ईमानदारी से हो जाए तो 25-30% तो जल भराव वहीं खत्म हो जाएगा, क्योंकि जब नाले साफ होंगे तो पानी तेजी से जाएगा। आप जाके देख लो, मेरे घर के सामने ही खुद नाला हटा हुआ है। शिकायत भी करीबन 1-2 बार कहा भी पार्षद साहब से, उन्होंने कहा भी मैं भेज रहा हूँ, लेकिन अगर जो यकीन नहीं आवे उठ के चलना भी दिखाता हूँ, मेरा घर के बाहर वाला नाला बिल्कुल ऊपर तक भरा हुआ है, जबकि पेमेंट तो कहीं जावे, लेकिन सफाई तो हुई थी, बरसात अभी तो गई, ठीक। तो वो अगर तो ईमानदारी से हो जाते एक तो कुछ परसेंट तो वहीं घट जाएंगे। कुछ लोगों ने गड़बड़ कर रखी है, कुछ प्रॉपर्टी डीलरों ने कर रखी है कि नाले 12 फुट का था, आज 2 फुट का बच रहा, तो सजरे सबके हैं।
सब लोगों के भी हैं, लोग बाग परेशान भी हैं। मुझे पता लगा कृष्ण नगर में बेचारे तख्त लेके बैठे, हड़ताल से चला रखी। हड़ताल का देखा जाए तो वहाँ पर एक स्कूल है जहाँ पर सैकड़ों बच्चे जाते हैं, और वहाँ पर हमने देखा कि रिक्शा तक पलटती है उस पानी में, उस गड्ढों में। और अब अगर वो बैठ रहे हैं तो कोई गलत तो नहीं कर रहे, लेकिन आज तक उनकी सुध लेने के लिए कोई नेता तैयार नहीं है। तीसरी बार के विधायक है। अगर झबरेड़ा विधायक की बात करें तो झबरेड़ा विधायक भी है, पिछली बार सत्ताधारी पार्टी के विधायक थे, इस बार कांग्रेस के विधायक है, लेकिन उनकी सुध कोई ले नहीं रहा है। तो आप अगर मेयर बनते हैं तो किस तरह समाधान करेंगे ना? मैं कह रहा हूँ मेरा वहाँ काफी आना जाना है, लेकिन मैं धरने में बैठे में नहीं गया, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। लेकिन गलती उनकी भी है, जब उन्हें पता है कि 12 फुट का नाला है, जिसने अतिक्रमण कर रखा उस टाइम सारा मोहल्ले को इकट्ठा हो गया, उसको होने नहीं देना। क्या गलती नहीं उनकी खुद की गलती है नहीं? शुरुआत कहाँ से हुई? जब उस पर विरोध नहीं हुआ। यदि उसी समय विरोध कर देते, और मैं यूं तो नहीं कहता क्या करूँगा, लेकिन यदि जनता जहाँ जो है उसके लिए आवाज उठावेगी तो मैं जो मेरा कमिटमेंट है, मैं डरने वाला किसी से नहीं। मैं वो 12 फुट का 12 ही कर दूंगा, ये पक्की बात। अगर मेयर बनते हैं तो उनको तो गुस्सा आएगा इनकी बात सुनकर, जिनके मकान बने हैं उस नाले के ऊपर, लेकिन वो जनता का फायदा होगा, और जो वहाँ पर क्षेत्रवासी है उनका फायदा होगा कि उनको फिर पानी में जिंदगी ना गुजारनी पड़ेगी। लेकिन उसके अलावा देखा जाए, चलो आपने कृष्णानगर की हमने बात कही, लेकिन हमने और भी जगह देखा है। सीला खाला नाला हमने सुना है और देखा भी है, लेकिन उसकी अगर हम बात करें तो पहले हमारे झबरेड़ा से विधायक थे देसराज कर्णवाल जी, उनका अधिकतर इंटरव्यू में कहते थे कि सीला खाला नाला और सलेमपुर का नाला, लेकिन वो नाला कहाँ है? वो देखा है कि कल कोई प्लानिंग की है अपने अभी तक? वो बैंक में गया तो वो बिक गया, अतिक्रमण हो चुका, डीलर ने बेच दिया। जिस डीलर ने नाले का बैनामा तो करा नहीं, लेकिन जिसे प्लॉट बेचा कुछ उसने दबा लिया, तो बेचारा वो हवा में चला गया। ठीक, मैंने पहले ही इसलिए कहा कि मुझे सोचते हुए को तो जगाना पड़ेगा। जब आप मुझे बताओगे मेरे हाथ में दर्द है तो जब भी तो सोचा जाएगा उसके बारे में। अब हाथ में दर्द है, मैं करने लगूँ ऑपरेशन, तो वो तो गलत बात है। तो पब्लिक खुद जागरूक होगी, ऐसा कोई काम नहीं है। यदि पब्लिक जागरूक होगा, अच्छे से अच्छा आदमी को दिखाना पड़ेगा। मैं तो पब्लिक में ही हूँ, मैं भी आम आदमी हूँ। ठीक, वो बाद की बात है क्या रिजल्ट आएगा, लेकिन फिलहाल अगर जो कोई सही काम हो रहा है और उसमें कहीं तक लड़ना है तो मैं साथ हूँ, किसी की भी साथ हूँ। आज से पहले भी खड़ा हुआ, जहाँ कोई नहीं था मैं साथ खड़ा हुआ और लड़ा भी हूँ उनके लिए। लेकिन क्योंकि मेरा ज़्यादा काम कोर्ट का था तो मैं थानों में और तहसील में इनसे लड़ता हुआ मिला हूँ आपको। अब आम पब्लिक में बड़ा एंट्री मार दिया है, तो अब हर कदम पे अगर जो मेरे से कोई बात सामने आएगी तो मैं उनके लिए लड़ूंगा। और यदि उन्होंने मुझे इस लायक बनाया कि मैं उस लड़ाई को और आगे तक लड़ूं और उनकी आवाज़ को पूछाऊं, तो मैं पीछे उससे हटने वाला नहीं हूँ। तो भाई देखिए, एडवोकेट संजीव वर्मा जी हमारे साथ थे, और जिनका बहुत सारे मुद्दे भी हैं, आरोप भी बहुत सारे लगाए हैं, और हो सकता है कि जो आरोप लगा रहे हैं वो सत्य हो, क्योंकि जब ये कह रहे हैं तो इनके पास कुछ ना कुछ उनका होगा, इसलिए इन्होंने आरोप भी लगाए हैं। लेकिन जिस तरीके से इनकी जो प्लानिंग है और जिस तरह से और अन्य काम है, उसको लेकर के इनकी तैयारी है। जनता से क्या आप जो दर्शक हमारे जो जनता देख रही है आपके इस इंटरव्यू को, उनसे क्या संदेश देना चाहेंगे उनको आप? मुझे जनता से यही कहना है कि हर गलत काम का विरोध करो, अकेले ना करो, एकजुट होकर करो। और यदि आप में एकता होगी तो गलत काम अपने आप बंद हो जाएंगे, चाहे वो नाला हो, चाहे वो क्राइम हो, चाहे वो कोई घूस खा रहा हो, चाहे कमीशन खा रहा हो। यदि आप में एकता होगी और यदि आपके बीच में ही कोई विभीषण होगा तो फिर आपसी फूट पड़ेगी। आप किसी कुछ कहोगे, वो कुछ कहोगा, कोई फर्जी रिपोर्ट लिखवा के आप पे दबाव बना लेगा, कोई पैसे के बलबूते पे दबाव बनाएगा, कोई रोक देगा, कोई बदमाशी दिखाएगा। तो एकता में बहुत बल है, आप इकट्ठा रहो, अपनी लड़ाई लड़ो। यदि कृष्णनगर की लड़ाई है तो शिवपुरम को भी जाना चाहिए, सुभाष नगर को भी जाना चाहिए, परेशानी सबको है। और अपने इतनी ज़बरदस्त एंट्री दिखाओ कि गलत करने वाला तो परेशान हो ही जा, और जो अधिकारी करने वे भी उसे ठीक कराएं। तो आप कब जा रहे हैं कृष्णनगर में धरने पर? नहीं, मैं जाने का नहीं, मैं करवाई दूंगा। जब मैं तो सिर्फ अब हालात देख रहा हूँ कहाँ क्या है, और वास्तव में मैं कह के नहीं, कर्म करके करने पर विश्वास करता हूँ। तो मैं जितना भी परेशान होंगे तो उतने मजबूत होंगे, परेशानियों का सामना करके
और जब मजबूत होंगे तो वे मेरे साथ खड़े होंगे, फिर वो मेरे कवच हैं। यदि मैं वहाँ कोई बात करूँगा तो मेरे से पहले वे उस आदमी से लड़ेंगे जो मेरा विरोध करेगा। तो भाई जितने भी साथी हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, हालांकि आगे आगे आपको और भी प्रोग्राम दिखाएंगे और अगले इंटरव्यू में भी जब दोबारा हमारी बात होगी, जब ये चुनाव मैदान में उतर जाएंगे तब भी आपसे बात कराएंगे, क्योंकि अभी जो मुद्दे उन्होंने बताए हैं हो सकता है जिस दिन ये मेरे प्रत्याशी का नामांकन दाखिल कर दे उसके बाद और अन्य जो मुद्दे इनके दिमाग में हैं वो भी बाहर आए। तो जितने भी साथी हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं वो अधिक से अधिक शेयर करें और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दें।